अब देखिए ये प्रश्न आया हुआ था, कहाँ आया हुआ था? तो ये प्रश्न जो है सीजी व्यापम के एग्जाम में कब 2019 में पूछा गया था। प्रश्न क्या? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं वेद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष है और इस वर्ष बहुत सारी वैकेंसी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि एडीओ, जैसे कि हॉस्टल वार्डन, जैसे कि सहायक शिक्षक और बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो आने वाले हैं। तो आपके पास तकरीबन 3 महीने का समय है और 3 महीने की जो समय है वो इस समय को भुनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बनाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम बनाएंगे ये इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली, आप जो एग्ज़ाम में परीक्षाओं में जो गलतियां करते हैं उनमें सुधार होगा, और दूसरा किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में भी क्या होगी, आपको जानकारी होगी। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं 25 प्रश्नों का एक समूह आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सामान्य हिंदी के विषय को लेकर ये प्रश्नों की श्रृंखला है और ये दोस्तों खासकर ये टॉपिक वाइज है। जैसे जैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्नों का समूह आपके सामने आते जाएंगे। 25 प्रश्नों का समूह है। इन 25 प्रश्नों के समूह में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि पीएससी में, जैसे कि व्यापम में, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जिसके आने की संभावना बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। तो ये बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। आपको इसको एक बार देखना है और निश्चित तौर पर यह आपके परीक्षा में नंबर दिलाने के लिए एक बहुत अच्छा एक काम करेगी। चलिए देखते हैं। तो विषय है भाषा और वर्ण। ये पहला है, देखते चलिएगा। पहला प्रश्न है, अनुनासिकता के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? तो देखिए, अनुनासिकता के आधार पर सबसे पहले याद रखेगा स्वर वर्ण के 2 भेद हैं। पहले को कहा जाता है निरानुनासिक, ये पहला प्रकार है, और दूसरे को कहा जाता है अनुनासिक। किसके आधार पर है? तो अनुनासिकता के आधार पर। तो आपका आंसर होगा ए। क्लियर? अनुनासिक वर्ण कहने का मतलब होता है अंक की मात्रा। यहां पर इस प्रकार से जब अर्धचंद्राकार बिंदु है इसे कहते हैं अनुनासिक चिन्ह, और ये जो अंक की मात्रा है इसे कहते हैं अनुस्वार। ये अनुस्वार है और ये क्या है? अनुनासिक है। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भेद हैं। पहले को कहा जाता है निरानुनासिक, दूसरे को कहा जाता है अनुनासिक। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, संयुक्त अक्षर ज्ञ का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? क्लियर है? संयुक्त अक्षर ज्ञ का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त जो वर्ण है इसकी संख्या 4 है। पहला है क्ष, दूसरा है त्र, तीसरा है स्र और चौथा है ज्ञ। ये भी कई बार पूर्ववर्ती एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, तो याद रखिए कि 4 है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो यही है ज्ञ। ज्ञ का निर्माण किन किन वर्णों से हुआ है? तो जरूरी नहीं है आज ज्ञ आया है, कल और कोई चीज़ आ सकता है। तो याद रखिए आधा क और श, त्र जो है आधा त और र के मेल से, स्र जो है आधा स और र के मेल से,
और ज्ञ जो है आधा ज और इया के मेल से बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इनमें से कोई भी चीज किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आधा ज और इया। तो याद रखिएगा इन सभी में पहला जो वर्ण है वो सभी क्या होता है, हलंत वाला होता है, आधा होता है, याद रखिएगा। तो दूसरा प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे दोस्तों, विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, बहुत हेल्पफुल है, याद रखिएगा। चलिए अगला तीसरा, अब देखिए ये प्रश्न आया हुआ था, कहाँ आया हुआ था, तो ये प्रश्न जो है सीजी व्यापम के एग्जाम में कब 2019 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त वर्ण नहीं है। याद रखिएगा, पहला तो जब भी कभी नहीं है आपके प्रश्न में आया तो विशेष तौर पर इस प्रश्न को बनाना है, आराम से बनाना है, कहीं भी गड़बड़ी नहीं करनी है, मान के चलिए। और नहीं है जहां भी रहे उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि बाद में याद नहीं आता और हम है वाले को आंसर लगा देते हैं। तो ये जो है संयुक्त वर्ण नहीं है, इसको पहचानना है। तो प्रश्न जानने के बनाने के दो तरीके होते हैं, पहला जान लो कि सही क्या है और दूसरा जान लो गलत क्या है। तो उसी आधार पर आपको बनाना है। तो पहले संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दो वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने वर्णों को, दो वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो यहां पर एक तो संयुक्त वर्ण स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ और औ, ये जो चार हैं ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और संयुक्त वर्ण अभी इसके पहले बताया मैंने कौन सा, तो कहा जाता है क्ष, त्र, स्र और ज्ञ को। ए का जो निर्माण है अ और ई से होता है, जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। ऐ का निर्माण अ या आ के का ए या ऐ से जब मेल होता है तब बनता है ऐ। इसी प्रकार से अ और उ के मेल से ओ बनता है, और अ या आ का मेल ओ या औ से होता है तो क्या बनता है दोस्तों, औ बनता है। ये औ और ऐ ये वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, और ए और ओ गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। जब आप संधि पढ़ेंगे तो वहां पर और आपको क्लियर होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए संयुक्त स्वर में ये चार आते हैं, संयुक्त वर्ण में ये चार आते हैं। अब ये सभी क्या हैं, संयुक्त वर्ण हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है, संयुक्त वर्ण कौन सा नहीं है। तो है वाले को काट दीजिए, ये है वाला है, ये भी है वाला है, ये भी है वाला है। आपका आंसर होगा अंगा। ये अंगा क्या है, ये अनुनासिक वर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा अनुनासिक, ये अनुनासिक वर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे आते हैं। तो जब भी नहीं है वाले आए, जो है वाले रहते हैं उसको क्या कर देना, आपको काट देना है, तो नहीं है वाला मिलेगा, तब आपका आंसर सही होगा। अन्यथा आप बना के आएंगे लेकिन गलत बनने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे दोस्तों, वहां पर नंबर नहीं मिलेगा, नंबर काट के ले जाएगा। क्लियर। तो ये तीसरा प्रश्न था, याद रखिएगा। चलिए व्यापम में आया था जो 2019 में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न चौथा जो है पूछा गया है क्या, भाषा की अविनाशी इकाई को कहते हैं। तो याद रखेगा भाषा की अविनाशी इकाई कहा जाए तो ऐसी इकाई जो और नहीं टूटती और नहीं क्षय होती, जिसका क्षरण और नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक याद रखेगा भाषा की लघुत्तम इकाई, यह भी आता है दूसरे प्रकार से प्रश्न, लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वर्ण कहते हैं। और वर्ण को ही क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षर कहते हैं। और वर्ण को ही क्या कहते हैं दोस्तों, ध्वनि कहते हैं। और यही है, तो भाषा की अविनाशी इकाई क्या है दोस्तों, याद रखिएगा अक्षर है। अक्षर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अधन क्षर। क्षर मतलब होता है क्षरण और अ मतलब होता है नकारात्मक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिसका क्षरण नहीं होता, जो और विभक्त नहीं होता, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षर कहते हैं। और यही भाषा की क्या है, अविनाशी इकाई है। तो दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला भाषा की अविनाशी इकाई को कहते हैं, या दूसरा भाषा की लघुत्तम जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं। तो अगर वर्ण रहेगा तो वर्ण कीजिएगा, अक्षर रहेगा तो अक्षर कीजिएगा,
ध्वनि रहेगा तो ध्वनि कीजिएगा, अगर उपरोक्त सभी रहेगा तो उपरोक्त सभी कीजिएगा। लेकिन हर एक प्रश्न के चारों ऑप्शन को आपको पढ़ने जरूरी हैं। अगर जल्दबाजी में आप बनाएंगे तो बना तो लेंगे, लेकिन गलत बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 5वां ये आया हुआ था, पटवारी 2019 का प्रश्न है दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे आते हैं, वो भी आते हैं, आप देखे होंगे, तो उन प्रश्नों को भी आपको देखना है। या कभी कभी होता है उसी प्रश्न के आगे या पीछे वाले जो पोर्शन हैं उसको भी पूछने के चांसेस रहते हैं, तो विशेष तौर पर इसको आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न क्या है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो सबसे पहला जो बेस है, जो आधार है, वो क्या पूछा गया है उसके आधार पर आपको आंसर लेना रहता है। क्लियर है? तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं, वर्णों के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेगा, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के जो प्रकार है कितने हैं, दो हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर या इसी में अगर यह प्रश्न आएगा कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यह भी आंसर होगा कितना, 2। और स्वर तंत्री में कंपन या बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार हैं। पहले को कहते हैं अघोष और दूसरे को कहते हैं घोष या सघोष। याद रखिएगा, अघोष वर्णों की संख्या 13 है और सघोष वर्णों की संख्या दोस्तों 31 है, 13 का जस्ट अपोजिट। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहां पर अघोष, घोष मतलब होता है गूंज, गूंज या कंपन। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो स्वर तंत्रियां इतनी दूर चली जाती है कि श्वास जो है बिना स्वर तंत्रियों को टकराए बाहर निकलती है, तो उसी को कहते हैं क्या, अघोष वर्ण। और सघोष किसे कहते हैं, तो स्वर तंत्रियां इतनी पास आ जाती है कि श्वास जो है इन स्वर तंत्रियों को टकरा कर कंपन के माध्यम से इन वर्णों का क्या किया जाता है, तो उच्चारण किया जाता है। इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 31 है। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या संभावित है आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ण लिखा जा सकता है? तो देखिए 5 अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण। यह भी व्यापम के एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा 5 है। और ये कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन का जो 5वां वर्ण है, अंगा है, एक निया है, एक अड़ा है, एक न है और एक क्या है, म है। यही 5 वर्ण क्या है दोस्तों, अनुनासिक वर्ण है। और इनके स्थान पर आप या तो अनुनासिक का चिन्ह अर्धचंद्राकार बिंदु या बिंदु लगा सकते हैं। तो यहां पर बिंदु वाले जो शब्द हैं वो क्या हैं, आपके अनुनासिक है। और दूसरी बात, इनके स्थान पर ये जो है ये चिन्ह या ये चिन्ह लगाया जाता है, तो इसके स्थान पर लगाया गया या इसके स्थान पर, किस वर्ण के स्थान पर लगाया गया, ये बताता है आगे वाला वर्ण किस वर्ग का है। और जिस वर्ग का रहता है उसी वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसी को रिप्लेस करके क्या है, अंक की मात्रा लगी। जैसे पंक्ति है तो पंक्ति को हम क्या कर सकते हैं, प और ग और आधा क और ती, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये वर्ण क्यों आया, क्योंकि आगे वाला वर्ण जो क है इसी क वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, अंगा है। इसी प्रकार से संबंध को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, स आधा म, ब आधा न और ध। इसी प्रकार से पंजा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो प आधा निया और ज, क्योंकि ज वर्ग का जो 5वां वर्ण है क्या है, यहाँ है। तो प्रश्न क्या पूछे, अणा के स्थान पर, तो यहां पर अंगा के स्थान पर आया है, यहां पर म, यहां पर न, यहां पर या,
किसी में से भी नहीं है, तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, आजकल जो परीक्षाओं का जो ट्रेंड है वो कभी कभी क्या होता है, उपरोक्त तो सभी आंसर होता है, कभी कभी क्या होता है इनमें से कोई नहीं। तो कभी कभी क्या होगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में अगर होगा तो उसको आपको लगाना है, लेकिन आपकी जानकारी क्या होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो है देखते हैं 7वां प्रश्न। मौखिक स्वर नहीं है, देखिए प्रश्न आया है मौखिक स्वर नहीं है कहाँ, असिस्टेंट ग्रेड 3 2018। ये कंट्रोवर्सी का प्रश्न था क्योंकि शायद तक प्रश्न ये गलत पूछा गया था, विलोपित किया गया था, इसको मैं सुधार कर आपके सामने रख रहा हूं। तो मौखिक स्वर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मौखिक स्वर का दूसरा नाम ही है क्या, निरानुनासिक। निरानुनासिक। तो निरानुनासिक कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें इस प्रकार की मात्रा नहीं होती। और अनुनासिक मैंने आपको बताया किसे कहेंगे, तो जिसमें क्या होगी, अनुनासिक कहने का मतलब जिसमें क्या होगी, इस प्रकार की अर्धचंद्राकार बिंदु की क्या होगी, मात्रा होगी। तो निरानुनासिक पूछा मतलब क्या पूछा था, मौखिक स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा मौखिक स्वर नहीं है, नहीं है पूछा है, कहने का मतलब क्या पूछा है, अनुनासिक को पूछा है। तो ये तो है आपका निरानुनासिक, ये भी नहीं, काटते जाइए सीधा आंसर को और आपका आंसर होगा ये। क्लियर। तो ये क्या है, मौखिक स्वर नहीं है, कहने का मतलब क्या है, निरानुनासिक नहीं है। ठीक है, निरानुनासिक नहीं है, अनुनासिक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है, देखिए वर्णमाला में देखिए वर्ण अलग है और मात्रा अलग होती है। तो मात्रा कहा जाता है, एक शब्द में कहा जाए तो उच्चारण काल को, उच्चारण काल को या उच्चारण में लगने वाले समय को ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी है दोस्तों, याद रखिएगा 10 है। और इसमें एक मात्रा जो है शामिल नहीं होती, वो है क्या, अ की कोई मात्रा नहीं होती। जब किसी शब्द वर्ण में अ अगर शामिल नहीं रहता तो वहां पर एक चिन्ह लगाते हैं जिसको कहते हैं क्या, हलंत का चिन्ह। क्लियर है। तो यहां पर पूछा है वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है, तो उच्चारण में लगने वाला समय। आपका आंसर होगा सी, याद रखिएगा। और मात्राओं की संख्या कितनी है बोलेंगे तो यह भी प्रश्न आ सकता है, इसकी संख्या कितनी है, 10 है। क्लियर। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, पढ़ते चलिएगा, बहुत काम आएगा। चलिए आगे। हिंदी में नवीन विकसित ध्वनियां हैं, प्रश्न क्या है, हिंदी में नवीन विकसित ध्वनियां हैं। नवीन विकसित ध्वनियां कहने का मतलब क्या होता है, हिंदी जो भाषा है इसमें अंग्रेजी के भी और उर्दू कहने मतलब अरबी और फारसी, इसके भी शब्द जो हैं आते गए। और आने से क्या हुआ, उसके उच्चारण को किस प्रकार से करना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दिक्कतें हुई, असुविधाएं हुई। इन्हीं कारणों से हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्णों को सुधार कर उसका नया रूप लाया गया और उसी को कहते हैं क्या, नवीन विकसित ध्वनियां, या इसी का एक और नाम है क्या, आगत ध्वनि, या इसी को कहते हैं मेहमान वर्ण। और इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं और इन्हीं को कहते हैं क, ख, ग, ज और फ। ये जो चिन्ह है दोस्तों, इस चिन्ह को कहते हैं नुक्ता चिन्ह, नुक्ता चिन्ह। और जब नुक्ता लगता है किसी भी शब्द में तो उसका उच्चारण झनकार के साथ होता है, झनकार के साथ उसका क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। और ये सभी व्यंजन में है और एक मात्रा भी है ये, और इसका जो उच्चारण है अ और ओ के मध्य किया जाता है। तो यहां पर देखिए हिंदी में नवीन विकसित ध्वनियां हैं
जिसके नीचे बिंदु रहेगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, इसके उच्चारण में झंकार होता है और इनके होने ना होने से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे देखे होंगे, एक शब्द है जरा और एक शब्द है जरा। जरा मतलब थोड़ा कम होता है, जबकि जरा मतलब क्या होता है, वृद्धावस्था होता है। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नवीन विकसित ध्वनियां हैं, लेकिन अगर नवीन वर्ण बोल दिया गया, नवीन वर्ण बोल दिया गया तो आपका आंसर बदल जाएगा दोस्तों। नवीन वर्ण के अंतर्गत उत्क्षिप्त वर्ण आता है और उत्क्षिप्त वर्ण के अंतर्गत ढ और ढ़ दो वर्ण आते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये नवीन वर्ण है और ये क्या है, नवीन विकसित ध्वनियां। इनका उच्चारण स्थान अली जिह्वा होता है, अली जिह्वा। याद रखिएगा, अली जिह्वा कहते हैं। गले में जो घंटी होती है उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, अली जिह्वा कहते हैं। और उसी स्थान से इसका क्या किया जाता है दोस्तों, उच्चारण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ये व्यापम 2018 में ये सभी जो प्रश्न हैं नियर अबाउट 2-3 साल 4 साल के प्रश्न हैं। और चूंकि 1-2 साल से तो व्यापम का कोई खास वैकेंसी आया नहीं था, तो ये सब प्रश्न उसी प्रकार के हैं और वहीं से आएंगे। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं स्वर वर्ण और दूसरे को कहते हैं दोस्तों क्या, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, स्वतंत्र होते हैं। सबसे बड़ी परिभाषा ये है, ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, इसके उच्चारण में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता, अवरोध उत्पन्न नहीं होता दोस्तों, याद रखेगा। और तीसरी खास बात है ये कि अन्य वर्ण की सहायता दोस्तों नहीं ली जाती, याद रखेगा। इन्हीं वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और इसी का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों, व्यंजन वर्ण हो जाता है। तो स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं, तो व्यंजनों के सहयोग से नहीं होगा, विसर्ग के सहयोग से नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक कैसे होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, स्वतंत्र रूप में होते हैं। व्यापम 2018 का प्रश्न है। चलिए आगे, संयुक्त स्वर में शामिल होने वाले वर्ण समूह हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि संयुक्त वर्ण जो हैं, इसमें 4 वर्ण तो ये आते हैं, और कौन सा आता है, तो क्ष, त्र, स्र और ज्ञ, ये 4 वर्ण आते हैं। ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। संयुक्त स्वर में शामिल वर्ण समूह जो हैं, ए, ऐ, ओ और औ है। चलिए आगे देखिएगा, सबको धीरे धीरे करना है। और अच्छा, ये जो प्रश्न है दोस्तों एकदम हाईलाइट प्रश्न है, अभी भी एग्जाम में आया था। आजकल हम जिस हिंदी को लिखते बोलते हैं उसके प्रारंभिक रूप को क्या कहा जाता है, तो पुरानी हिंदी या औहट्ट कहा जाता है। इस औहट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या है, बताइए। तो आपको सीक्वेंस जो एक्चुअली ये जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित जो प्रश्न है, इससे है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हुआ है संस्कृत भाषा। सभी भाषाओं की जननी भाषा कौन सी है, याद रखिएगा, संस्कृत है। संस्कृत के बाद में एक जो भाषा बनी, इसका नाम है क्या, पाली। पाली के बाद में एक भाषा बनी जिसका नाम क्या है, प्राकृत। और प्राकृत के बाद कोई खास भाषा नहीं बनी। प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या है, अपभ्रंश है। और अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ और रूप क्या है, औहट्ट है। और औहट्ट के बाद ही क्या बना दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदी बना। तो ये एक्चुअली सही क्रम है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहला संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में क्या है, औहट्ट है। तो आपका आंसर होगा क्या, सी। याद रखिएगा, कहाँ आया था, पीएससी 2022, अभी जो प्रीलिम्स हुआ है इसी में ये प्रश्न को पूछा गया था। तो अभी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है थोड़ा सा टफ आया था, लेकिन जब जब रिकॉर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा, जब जब प्रश्न पेपर कठिन आए हैं तब तब कटअप क्या हुआ है, कम गया है। तो उससे घबराने की बात नहीं है। क्लियर, आगे चलते हैं 13वां प्रश्न में। निम्न में से
किस शब्द में उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों याद रखिएगा, फिर ये प्रश्न आ गया कौन सा नहीं है वाला। तो उत्क्षिप्त वर्ण किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय आपका जबान झटके से क्या आता है? नीचे आता है। उन्हीं वर्णों को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। इसी का एक नाम और कौन सा है? तो बोले क्या है? द्विगुण वर्ण है, या इसे ही क्या कहते हैं? ताड़न जात वर्ण कहते हैं, या इसे ही क्या कहते हैं? नवीन वर्ण कहते हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी अगर शब्द आएगा तो आपका आंसर यही होगा। इसकी संख्या कितनी है बोलेंगे तो 2 है। एक तो ड़ है और एक क्या है? ढ है। ये बिंदु होना जरूरी है, ये बिंदु यहाँ पर रहता है, तभी एक वर्ण क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त कहलाता है। तो यहाँ पर है, इसको काट दीजिए, यहाँ पर भी है, इसको भी काट दीजिए, यहाँ पर है, इसको भी काट दीजिए। आपका आंसर होगा ढक्कन, मतलब बी। क्लियर है? याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे 14 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है? असत्य को पूछा गया है, मतलब एक असत्य है और बाकी सभी क्या हैं? सत्य हैं। तो प्रश्न क्या है? यह और वह क्या है? अर्धस्वर है। तो पहला याद रखिएगा, यह और वह क्या है? अर्धस्वर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो निर्माण है वो स्वर वर्णों के मेल से होता है। जैसे ई और अ से यह बनता है और उ और अ से क्या बनता है? वह बनता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। तो ये कथन क्या है? सत्य है। इसको काट दीजिए। ठीक है। दूसरा, प फ ब भ, ये क्या है? ओष्ठ है। तो प फ ब भ म, ये जो प वर्ग का वर्ण है इसे क्या कहते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय ओंठ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों ओंठ को मिलाने के बाद ही इन वर्णों का क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। तो ये भी सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट जो है श श श और ह क्या है? उष्म है। उष्म व्यंजन कहते हैं किसको? जब इनका उच्चारण करते हैं तो एक रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्मा से इनका क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। तो ये भी कथन सत्य है। तो सभी कथन सत्य है। तो चौथा ऑप्शन पढ़ लेगा, सभी कथन सत्य है। तो आपका आंसर होगा क्या? डी, सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है असत्य को, लेकिन लास्ट में आंसर क्या रहता है? सत्य रहता है। ऐसे भी प्रश्न को आपको बनाने हैं, तो यहां पर इस प्रकार से आपको उसको फेस करना है। क्लियर? 14वां नंबर का प्रश्न है। इसके बाद देखिए, अच्छा हाँ, आपको एक जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी संस्था में सभी अलग अलग प्रकार के कोर्स जो हैं ये प्रारंभ हो चुके हैं। और पहला जो है CGPSC, एक है आपका व्यापम जिसकी क्लास चल रही है। CGPSC और व्यापम की क्लासेस जो है दोनों टाइम में, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, सुबह से लेकर दोपहर और ऐसे ही शाम से लेकर रात तक चल रही हैं। तो जो भी प्रतिभागी जो इस फील्ड में उतरना चाहते हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारी संस्था हमेशा खुले रहेगी। आपका बहुत बहुत इस संस्था में क्या है? स्वागत है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मेंस जो है SI मेंस, इसकी भी क्लासेस चल रही है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमारी संस्था में चलाई जाती है। तो अगर आप करने की इच्छुक होंगे तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हमारे इस संस्था के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड व्यक्ति हैं, अधिकारी लेवल के व्यक्ति हैं। ये भी बीच बीच में गाइडलाइन देने आते रहते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने की जो है और अधिक क्या होती है? आपकी तैयारी मजबूत होती है। आपको सीखने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला आगे देखिए। अब चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, अगर कोई जानकारी चाहिए। और हमारी संस्था 36 मॉल के पास में, कहाँ पर? मंगला चौक में है। नंबर ये है, अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर में आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं कि आपको कौन सा बैच चाहिए, व्यापम का चाहिए या PSC का चाहिए। जो भी जानकारी हो इस नंबर से आप क्यूरी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, ये असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया है, क्या अनुस्वार है?
तो अनुस्वार कहने का मतलब होता है क्या, देखिए अंग की मात्रा, इसे ही क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो श्वास नाक के माध्यम से बाहर निकलती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अनुस्वार है। और ये जो अनुस्वार है इसके अंतर्गत ये क्या है, तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। अब जब लिखते हैं तो क्या इसका विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, अ और म, और यही क्या है, स्वर के बाद आने वाला क्या है, व्यंजन है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। बाकी सभी आंसर क्या है, गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तो अच्छे से देख लीजिएगा, AG3 में आया हुआ था। 15 नंबर, 16वां नंबर 16, हिंदी वर्णमाला में इनमें से कौन सा वर्ण समूह वर्ज्य वर्ण है। थोड़ा सा टफ लेवल का प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला तो ये जो क्या है, वर्ज्य किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हमारे मुंह के जो दांत हैं, ऊपरी मसूड़े का जो हिस्सा है, ऊपरी मसूड़े का जो हिस्सा है, उस स्थान को ही कहते हैं क्या, वर्ज्य। और इसी वर्ष स्थान का प्रयोग करके कुछ वर्णों का उच्चारण किया जाता है। और वो कौन कौन से वर्ण है, तो दोस्तों याद रखिएगा 5 वर्ण आते हैं, स, ल, ज, र और न। ये 5 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ष वर्ण कहते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा क्या, सी, स, ल, ज और र। क्लियर है, इसे क्या कहते हैं, तो वर्ज्य वर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 16 नंबर। नेक्स्ट, व्यंजनों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है, तो अजंत तो होगा नहीं, एक बोलते हैं क्या, हलंत। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्यंजन वर्णों को ही क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क्लियर है, चलिए कोई खास टफ लेवल का नहीं है प्रश्न। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है, सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं, कुछ इजी रहते हैं, कुछ मॉडरेट रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं, कठिन रहते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, कंपटीशन जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों में होता है। टफ लेवल में ज़्यादा लोग उसको बना नहीं पाते, तो उसमें भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो छोड़ने वाले ही प्रश्न रहते हैं। तो आपको ईजी लेवल को किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करना है और मॉडरेट लेवल को सही बनाना है। क्लियर, चलिए आगे 18वां 18 नंबर। ये प्रश्न जो है RI 2018 में पूछा गया था, याद रखिएगा क्या है, ह, म, व और र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम क्या है। मतलब आपको इन 4 वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर प्रश्न को बनाना है। तो देखिए ह जो है इसका उच्चारण स्थान है कंठ, इसका उच्चारण क्या है, कंठ। म जो है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। प वर्ग का है, प वर्ग के सभी जो हैं ये उच्चारण स्थान क्या हैं, ओष्ठ हैं। इसके बाद व को कहते हैं दंतोष्ठ वर्ण, ठीक है। और लास्ट है र को कहते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। क्लियर, तो पहला ऑप्शन है आपका कंठ। पहले देख लीजिए पहले ऑप्शन में क्या है, कंठ, बाकी को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर यही होगा। अब मिला के भी देखेंगे, दूसरा क्या है, ओष्ठ, तीसरा है दंतोष्ठ और चौथा है मूर्धन्य। तो ह, म, व और र के वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, 18 नंबर का प्रश्न है, RI में आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं। तो देखिए शब्द जो बनाए जाते हैं, ये शब्द जो रहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, किसे कहते हैं बोलेंगे तो वर्णों के सार्थक समूह या यहाँ पर वर्णों के सार्थक मेल कहा जाए, वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो शब्द की सबसे सूक्ष्म जो इकाई है वही क्या है, आपका वर्ण है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, याद रखिएगा इसको। अगला, ऑडिटर 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है
तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब भी किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन से होता है तब उसे कहते हैं क्या? संयोग द्वित्व। द्वित्व मतलब होता है उसी प्रकार के वर्ण का मेल। जैसे बोलेंगे दिल्ली, जैसे बोलेंगे बिल्ली, तो यहाँ पर जो मेल हुआ है ल का ल से, ल का ल से, यही क्या है? संयोग द्वित्व है। क्लियर? नया टाइप का प्रश्न है, गलती नहीं करना है। क्लियर? चलिए आगे। ऑडिटर 2018 में पूछा गया था। आगे व्यंजन वर्ण हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण की परिभाषा पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए व्यंजन वर्ण, ठीक, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण का एक और नाम है कौन सा? सस्वर। सस्वर कहने का मतलब होता है स्वरों सहित। क्लियर? सस्वर कहने का मतलब होता है स्वरों सहित। कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है, स्वरों की मदद से किया जाता है, जिसके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न होता है दोस्तों। और ऐसे वर्ण जो क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। उन्हीं वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं? तो एक शब्द में कहेंगे तो क्या? सस्वर वर्ण ही क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। क्लियर है? 21वां नंबर का प्रश्न है 21, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। ये एडीओ के एग्जाम 2017 में पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अभी एडीओ के एग्जाम बहुत हाईलाइटेड है। पूछिए क्यों? क्योंकि प्रमोशन हुआ है। ठीक है, कुछ डीओ का और एडीओ का प्रमोशन हुआ है डीओ में। ठीक है, तो वो पद जो है खाली हो गया। पहले ही एडीओ के पद खाली थे, तो तकरीबन 200-300 पोस्ट जो है आने वाले हैं। तो आपको तैयारी इसकी भी करनी है। इसमें खासकर जो है 90 नंबर का जो है ये एडीओ का पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहता है, जिसमें पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास रहता है। जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट है। और हमारे यहाँ एडीओ की जो क्लास है शाम 4:30 बजे से 8 बजे तक चल रही है दोस्तों। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो आ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है? तो मूल स्वर को पूछा गया दोस्तों। तो मूल स्वर या इसी को कहते हैं मौलिक स्वर। अगर मूल स्वर नहीं आएगा तो मौलिक स्वर या एक मात्रिक, ठीक है, स्वर। ठीक है, ये सभी एक ही नाम है। तो इसके अंतर्गत 3 वर्ण तो यहाँ पर दिया हुआ अ, ई, उ, और एक और वर्ण है कौन सी? री। इसे ही क्या कहते हैं? मूल स्वर या मौलिक स्वर कहते हैं। इन्हीं स्वर वर्णों को मेल कर के और आगे अन्य वर्णों को बनाया गया है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है बोलेंगे तो 4 है। इसे ही ह्रस्व भी कहते हैं, जिसके उच्चारण में क्या होता है दोस्तों? कम समय लगता है। और बाकी जो 7 हैं इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, या इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका जो निर्माण है इन्हीं 4 वर्णों के मेल से कराया जाता है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इसमें ऑप्शन नंबर सी 22वां नंबर का प्रश्न याद रखिएगा। चलिए आगे 23, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। क्लियर है? तो भाषा के प्रमुख अवयव क्या हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? वर्ण होता है। वर्णों के मेल से ही क्या बनते हैं दोस्तों? शब्द बनते हैं। और शब्दों के मेल से ही क्या बनते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, वाक्य बनते हैं। जैसे वर्ण है क और एक है ब, दोनों को मिला दिए तो एक शब्द बना कब, और कब के साथ में एक और मिला दिए शब्द को आए तो एक वाक्य बन गया। प्रश्नवाचक वाक्य क्या? कब आए। तो प्रमुख अवयव क्या है? पहला वर्ण, दूसरा शब्द, और तीसरा क्या है? वाक्य। अब वर्ण और शब्द और वाक्य के बीच में एक और चीज है जिसे कहते हैं पद। तो पद और शब्द में अंतर क्या है दोस्तों? तो कोई खास अंतर नहीं है। शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर दिया जाता है
तब वो शब्द नहीं रहते, क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तब ये क्या है आपका, पहला है वर्ण, वर्ण के बाद में शब्द, शब्द के बाद में पद, और पदों का समूह क्या है आपका, वाक्य है। जैसे यहाँ पर एक पद है कब और एक पद है आए, दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, कब आए, तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो भाषा के प्रमुख अवयव में यही चार आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न 24, निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो अनुस्वार का प्रयोग कहा जाए तो देखिए यहां पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो अनुस्वार मैंने बताया था कि अनुस्वार क्या होता है, जिसमें अंग की मात्रा होती है, ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर दोस्तों देखिएगा अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार कहने का मतलब क्या होता है, अंग की मात्रा होती है। और अनुनासिक कहेंगे, अनुनासिक अगर कहेंगे तो ये क्या होती है, ये अर्धचंद्राकार बिंदु होती है। तो ये सभी जो दिया हुआ है, ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है, आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि सभी में क्या हुआ है, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। अगला, निम्न में से निम्नलिखित में अघोष स्पर्श अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं है, और किसमें पूछा गया था, तो फॉरेस्ट रेंजर में पूछा गया था। क्लियर। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा अघोष, अघोष में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहते हैं दोस्तों क से लेकर म तक। इसका जो है पहला और दूसरा ये आता है, और आता है श और श, तीनों ये टोटल। तो ये टोटल कितने होते हैं, 13। तो स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा, तो पहला तो ये भी है इस अघोष, ये भी है अघोष, और ये भी अघोष है। दूसरा स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन लिखा हुआ है, तो स्पर्श जो है यहाँ पर ये सभी क्या है, क, ट और प क्या है, स्पर्श हैं। जैसा कि मैंने बताया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, जो क से लेकर म तक होता है। और तीसरा है अल्प प्राण। तो दोस्तों अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा किसका, स्पर्श व्यंजन का। तो ये सभी क्या हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण है, क्योंकि पहले वर्ण है, क है, ट है, म है। तो आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। ये फॉरेस्ट रेंजर 2021 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 25 प्रश्नों का संकलन था। इसमें कुछ पूर्वत एग्जाम में पूछे गए थे और कुछ आगामी एग्जाम में संभावित है पूछे जा सकते हैं। टॉपिक था भाषा और वर्ण। ठीक है, तो ये 25 प्रश्नों का था। आप इसको एक बार देखिएगा, तैयारी कीजिएगा। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, पढ़ने के बाद जरूर दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाना। इससे क्या होगा, आपकी जो गलतियां हैं वो कम होंगी, और दूसरी बात उस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसकी भी आपको क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार की वीडियो आगे चलती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप ये जो है टेलीग्राम का वेबसाइट लिंक है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आ नहीं सकते, जो इस सिटी से बाहर के रहते हैं, उनके लिए हमारे पास ऑनलाइन सुविधा है जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा जो एंड्रॉयड ऐप में एप्लीकेशन जो बना हुआ है
वहाँ पर आप डाउनलोड करके वहाँ पर भी अगर कोई कोर्स परचेस करना चाहें, चाहे वो एसआई का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे पीएससी का हो, तो घर बैठे भी उस काम को कर सकते हैं। उसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन कंटेंट और वीडियो उसमें ऐसे ही हैं जैसे यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो जो आ नहीं सकते उनके लिए उस प्रकार का भी रास्ता है ऑनलाइन। तो इस प्रकार से आप सभी का इस संस्था में हार्दिक दिल से स्वागत है। इसके अलावा दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ सुझाव होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार की और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।